चलिए देखिए, हम उनके साथ इतने दिन मॉक टेस्ट में थे, मुझे भी नहीं पता था कि उनका इंटरव्यू है। एक पैनल में बैठ रहे थे, 3 दिन पूजा करने के नाम पे छुट्टी ले लिए, बोल रहे 3 दिन आप संभाल लीजिए, हमको पूजा करने जाना है। इससे एक चीज आप लोग सीखिए। इससे क्या आप लोग सीख रहे हैं? देखिए, नजर लग जाता है खुद का भी। जैसे आप किसी को बताएंगे, नजर लग जाएगा। अगर जब तक कि फाइनली सफलता नहीं मिल जाए, जब तक उछलना नहीं है। जब सफलता मिल जाए उछलिए ना, जितना उछलना है। नहीं, बस खाली तो हेडिंग के लिए है बस। फिर स्टार्ट कीजिए। ओके, रेडी हो गया? तो वही सर को तो अभी हम मिलकर बधाई दिए, फोन पे हम बोले कि नहीं करेंगे बधाई, उनको नहीं देंगे। देखिए, हम उनके साथ लगातार इंटरव्यू लेते रहे, और जिस बच्चे को बोले कि चलो तुम्हारा एसडीएम हो रहा है, अभी तक 2 का तो नाम हम भी सुन लिए कि वो एसडीएम हो गई। वो लड़की वो इंटरव्यू देने आई, बाद में बोली सर कैसा मेरा परफॉर्मेंस, कोई कमी? हमने थोड़ा सा कमी है, लेकिन तुम एसडीएम ले लोगी इस बार, पोस्ट ले ली। एक लड़की आई थी, मात्र 20 साल की थी, चित्रा, आप देखिएगा डीएसपी को उसको मिला है। वो जब देने आई तो हम बोले कि जानते हो सबसे फायदा तुम्हारे साथ क्या है, कि तुम्हारा एज सबसे कम है और तुम एक ही पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, वो है डीएसपी। इसका लाभ तुमको वहां मिलेगा। हो गया है सिलेक्शन। वैसे वैसे बहुत सारे हैं, अभी तो धीरे धीरे भी आ रहा है, अभी लगता है 10-12 लोगों का आ गया है इसमें मैसेज। वो लोग जो सिलेक्टेड हैं, मुझे उम्मीद है कि कम से कम हमने 70 या 80 लोगों का इंटरव्यू लिया है। मेरा अपना कैलकुलेशन शुरू से था कि 40 से 50 लोग सफल होंगे, कंफर्म होंगे। जो आप लोग को रोज हम इंटरव्यू के बारे में बताते हैं कुछ कुछ चीजें, देखिए बताने का मेन रीजन यही होता है कि हम बताते हैं कि कैसे करना है। जो आप लोग से खड़े होके कहते हैं कि नहीं आप जवाब दीजिए, आप बातें कीजिए, आई कांटेक्ट कीजिए, वो बस एक वो हिस्सा है अगली कड़ी का। क्योंकि देखिए, पढ़ा देना, बता देना ये अलग चीज है, आपको लिखा देंगे वो नहीं है। जब आपसे बोलने के लिए कहा जाता है तो कोई एकदम जानते हुए भी कांपने लग रहा है, तो इंटरव्यू में आप बोलिएगा कैसे? सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए, इंटरव्यू ऐसा होता है कि उसमें आपको देखा जाता है, क्योंकि वहां क्या है, वहां स्किल का टेस्ट नहीं है। वहां सिर्फ टेस्ट किस चीज का होता है? सिर्फ पर्सनालिटी का टेस्ट होता है, आपका कॉन्फिडेंस कितना है। ठीक है, तो इस कॉन्फिडेंस के लिए ही हम जो आपसे बातें करते हैं, जो आपसे पूछते हैं क्वेश्चंस, उसका रीजन यही है। क्योंकि अब आज का रिजल्ट देख के लगता है कि नहीं, अगर जो हम ये पैटर्न अपनाते हैं गलत नहीं है। भले आप लोग में से कुछ लोग को बुरा लगता होगा कि सर खड़ा वो कर देते हैं, उसके बाद डांटना शुरू करते हैं, डांट देते हैं, लेकिन मेरा जो पैटर्न है वो गलत कहीं से भी नहीं है। आज के रिजल्ट देख के एक कैंडिडेट थी लड़की, उसको हम इतना डांटे थे, सेकेंड डे वो नया रिसर्च करके आई। पहले दिन जिस कपड़े में आए थे बहुत कंफर्टेबल था, दूसरा दिन सोचे ना कि नहीं कुछ और नया करते हैं। इंटरव्यू देते समय वो बार बार कपड़ा ठीक करने में ही अपना समय लगाए, उसको डांटे। हम बोले कि देखो जो कंफर्टेबल हो, क्योंकि इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना। अगर आप 2 बार कपड़ा ऐसे ऐसे कर दिए या कोट का बटन खोले और बंद किए तो उसको पता नहीं चल जाएगा कि पहली बार पहन रहा है। अगर आप टाई लगा दिए और 2 बार ऐसे ऐसे कर लिए, यानी कि आपको कंफर्टेबल नहीं है उसमें। यानी जनरली हमारे यहाँ क्या होता है, कोट और टाई लोग ज्यादातर शादी करने जाता है तभी पहनता है, ऐसे बहुत कम लोग पहनता है, बहुत कम लोग। आदत में नहीं है, रूटीन लाइफ में नहीं है।
जैसे कोट, अगर कोट किसी को पहना दीजिए तो उसको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता रहेगा। तो ये चीज इंटरव्यूअर समझ ही जाएगा। जैसे आप बैठिएगा ना, तो अगर कोट पहला बार बैठे हैं, इंटरव्यू देने के लिए ही पहन के बैठे हैं ना, तो उतनी देर में आप अनकंफर्टेबल होने लगिएगा। वहाँ कुछ लोग आते थे, इंटरव्यू में घुसते थे और घुसने के साथ पहले बटन खोलेगा। अरे बाबू, या तो तू बंद ही रखो या फिर खोल के ही आओ। ये क्या तू कहे? बोला कि नहीं, हमको इंटरव्यू में सिखाया गया, दूसरे जगह गए, हमको ये निगेटिव सेंस जाता है। अगर आप बैठते समय बटन खोल के बैठ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कंफर्टेबल उस कोट के साथ नहीं है, या तो किसी से मांग के लाए हैं पहनने के लिए ना। अगर आपका अपना रहे तो आपके शरीर पे तो एडजस्ट रहेगा ना कपड़ा। तो ये सब चीजें हैं, इसीलिए जो आपको हम बार बार बुलवाते हैं ना, वो समझ जाइए कि जो हम इंटरव्यू में किए लोगों को, क्योंकि इंटरव्यू में पता है मुझे 4-5 स्टूडेंट्स बाहर बोल के गए कि कितना खरूस टीचर बैठा हुआ पटना यूनिवर्सिटी का, रगड़ दे रहा है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, सोशियोलॉजी हो, किसी से भी उठा के क्वेश्चन पूछ दे रहा है। खुद अजय जी का एक दोस्त आया था, हमको नहीं पता था कि इनका दोस्त है, बेचारा बहुत रगड़ाया, तो आके इसे कह रहा है ना, अरे कैसा एक्सपर्ट बुलाए हुए, इतना रगड़ दिया हमरा अंदर में। तो हमारे से बोल रहे हैं ना कि सर मेरा दोस्त था। हमने क्या बोला? तो बोल रहा है कि अरे बड़ी खरूस है, वो कह झेल जाना है इंटरव्यू में, बहुत टफ है, इतना हंसता है। क्योंकि इंटरव्यू में मेरा एक अलग है, जब वीडियो तुम लोग यूट्यूब पे देखोगे, इंटरव्यू में एकदम अलग, डिफरेंट, एकदम बहुत स्ट्रिक्ट। तो बोल रहा है ना, अगर ओकरा झेल जाओगे ना तो पास कर जाओगे। तो हम बोले इससे कि ये मेरे लिए अच्छा संकेत है, इंटरव्यू में हमसे भी ज्यादा खरूस वहां मिलेगा। वो हंसेगा नहीं, अगर वो हंस रहा है यानी कि आपके प्रति निगेटिव जा रहा है, अगर वो मुस्कुरा रहा है आपके प्रति वो निगेटिव चीज जाएगा। तो ये मुझे जब यहाँ से कॉम्प्लीमेंट मिलता था, जो स्टूडेंट्स बाहर निकलते थे रगड़ाने के बाद, तो जो कॉम्प्लीमेंट मिलता था तो मुझे बहुत खुशी इसलिए होती थी कि नहीं, अच्छे वे में हम इंटरव्यू ले रहे हैं, अच्छे वे में इंटरव्यू ले रहे हैं। क्योंकि एक अच्छा इंटरव्यूअर वही है जो सब तरह से ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछ देते थे। अब कुछ लोग सोशियोलॉजी के थे तो उनको लगा कह रहे ये एंशिएंट हिस्ट्री का है, ये सोशियोलॉजी क्या पूछेगा। मैंने अच्छा संस्कार कितने होते हैं भाई? 16 संस्कार आप जान रहे हैं तो भाई बताना शुरू कीजिए। पुरुषार्थ क्या है? तो ये सब चीजें, क्वेश्चंस तो कुछ भी, ज्योग्राफी में है तो प्लेट कितने हैं, कौन कौन सा प्लेट पे कौन महादेश है। क्वेश्चंस देखो क्या है कि हम लोग, चूंकि हमारा जो फील्ड है, हम आर्कियोलॉजी बैकग्राउंड से हैं और मेरे सब्जेक्ट में सब कुछ पढ़ना है। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, मतलब सारा सब्जेक्ट हमारे इसमें पढ़ना होता है हम लोग को। तो इसीलिए ये हमेशा हम ध्यान रखते हैं कि नहीं चलो सब चीज़ है, और वहाँ क्या आपसे पूछ देगा ये कोई नहीं जानता है। इंटरव्यू को अपनी तरफ कैसे मोड़ा जाता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारा सबसे प्लस पॉइंट किस पे है? अब कुछ लोग बता रहे थे कि हम पटना के हैं, हिस्ट्री ऑनर्स है, तो पूछें, बहुत सारे बच्चों से पूछे, अच्छा पटना पाटलिपुत्र को कौन बसाया? तो खट से बोलेगा उदाइन। हमने उदाइन बसाया था? नहीं 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 सर, आजाद शत्रु। कॉन्फिडेंस है ही नहीं, सही बोलने के बाद भी खत्म। अब पूछा जाएगा कि मगध की राजधानी कहां थी? राजगीर शुरुआत में, लेकिन मौर्य काल में कहां थी? लेकिन पाटलिपुत्र बोल के मैक्सिमम बच्चा राजगीर पे चला जाता था। तो देखो, अगर हम हिस्ट्री ऑनर्स हैं या नहीं भी हैं तो भी हमको बिहार का इतिहास और मगध तो जानना ही होगा। तो इस टाइप से लोग फंसते थे ऐसे क्वेश्चंस में। इतना इजी क्वेश्चन में सब गड़बड़ करता था ना कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। वो सारा इंटरव्यू अब जाएगा, जो जो सिलेक्टेड होंगे उन सबका यूट्यूब पे आ ही जाएगा आपको इंटरव्यू देखने के लिए। आपको पता चल जाएगा कि कैसे लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। अब क्वेश्चन पूछोगे तो कुछ लोग ओवर स्मार्ट थे तो वो लोग गुस्साने लगते थे। नहीं होता है, वो फेशियल एक्सप्रेशन बता देता है कि तुम कब हम पे गुस्सा कर रहे हो। क्योंकि हम लोग अपने यार हर साल 80 बच्चों का हम टेस्ट लेते हैं, जो भाइवा होता है ना, 80 बच्चों का लेने हमारा ही काम है। तो मुझे पता है बच्चा कब गुस्सा आएगा हमरे ऊपर। जब ज्यादा क्वेश्चन कर लो अंदर से झल्लाते रहेगा। तो वही चीज है। तो देखो, वहां इंटरव्यू बोर्ड में आपको एक साइकियाट्रिस्ट भी बैठा रहता है। क्यों बैठता है? क्योंकि आपका अगर विषम परिस्थिति में आपके हाव भाव कितने बदल रहे हैं,
जैसे आपसे एक दिन क्वेश्चन पूछा था कि आप कब किस परिस्थिति में रिजाइन करिएगा, तो आप सारे लोग परिस्थिति को खोजना शुरू किए। अरे भाई हम रिजाइन क्यों करेंगे? एक तो नौकरी नहीं मिल रही है, अब भाई ऐसा कंडीशन हो जाए परिवार पे आ जाए तो हम रिजाइन कर देंगे, क्या मतलब है? तुम लोग बस भागने के चक्कर में हो, मतलब रन अवे वाला हो जाएगा। अरे पार्टिसिपेट करेंगे, हम उस परिस्थिति से लड़ेंगे, हम क्यों भागेंगे? लेकिन हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई उस दिन था, सारा लोग अपना अपना परिस्थिति बताने लगा कि कैसे हम रिजाइन कर देंगे। हाँ, लास्ट में सारे लोग वही चीज था, सब अपना अपना परिस्थिति के हम भाग जाएंगे। तो देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग को किसी परिस्थिति में जॉब तो हम छोड़ेंगे ही नहीं। एक तो जॉब मिलता नहीं है और हम जॉब छोड़ दें, ये बताइए, अगर जॉब मिलता ही नहीं है तो हम क्यों जॉब छोड़ेंगे? तो ये हमेशा याद रखिएगा कि इंटरव्यू के लिए आपको वोकल होना होगा, आई कांटेक्ट होना होगा। ये नहीं कि अब एकदम पीछे बैठे हैं कि सर के सामने बैठेंगे तो सर देखेंगे कि अच्छा हम कर क्या रहे हैं, लिख क्या रहे हैं। नहीं, अगर ये डर आपके अंदर से नहीं निकला, इंटरव्यू आपका खत्म हो जाएगा। याद रखिएगा, इंटरव्यू क्या होता है कि आई कांटेक्ट का ही खेल है। यहाँ क्या है कि जैसे आई कांटेक्ट होगा, जिस बच्चे पे ताक दीजिए सर झुका लेता है। अबे कोई गुनाह करके आए हो? कुछ नहीं ना, तो फिर काहे के लिए? अब सबको कहते हैं कि आगे बैठो, तो और पीछे अगर मौका मिले तो सबसे लास्ट बेंच पे बैठना शुरू करेगा सब। क्या उससे मिल रहा है आप लोग को? हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बहाना मत करो कि ये बोर्ड से आंख खराब हो रहा है, सब बहाना है और कुछ नहीं है। आप कितना भागिएगा? देखिए रजनीश सर 64वीं में दिए, इंटरव्यू नहीं हुआ, 65वीं में दिया नहीं हुआ, 66वीं में दिए नहीं हुआ, 67वीं में अंत में निकला। वही अभी आए तो कह रहे हैं कि सर एक चीज़ था कि आपके साथ इस बार बैठे तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल गया, क्योंकि इतना स्ट्रिक्टली इंटरव्यू हम नहीं कभी ले पाते थे। वो पता है, इस संस्थान में हम दूसरा दिन, पहला दिन आए तो बगल के चेयर पे बैठे, और दूसरा दिन आए तो मुझे इंटरव्यू का चेयरपर्सन बना दिया गया। तुम बिलीव कर सकते हो, किसी नए संस्थान में जाओ जहां आपको कोई नहीं जानता है, लेकिन फिर भी दूसरे दिन से आपको चेयरपर्सन बना दे, कोई संस्थान करता है? बिलीव करने लायक बात ही नहीं होती है। किसी संस्थान में जल्दी कोई चेयर नहीं देता है, और आपको इंटरव्यू का चेयरपर्सन अगर बना दिया जाए, यानी आपने अपने अंदर वो क्वालिटी डेवलप की है। देखो मेरा कोई परिचय नहीं था रंजीत सर से पहले, हमारे सारे दोस्त आते थे मिलने के लिए, हम कभी नहीं आए। इसलिए नहीं आए क्योंकि मेरा ये मानना है हमेशा कि पहले अपने आप को प्रूफ करो, खुद ब खुद परिचय हो जाएगा। तब सर से बात हुई, सर बोले कि नहीं, इंटरव्यू में आपका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस हम सुन रहे हैं कि आएंगे तो पक्का आपसे मिलना होगा। तो देखिए ये क्या होता है कि आप अपने आप को एस्टेब्लिश किए। पहले हमारे सारे मित्र आते थे, बोलते चलो हमने काहे के लिए, अगर ऐसी भीड़ का हिस्सा हम क्यों बने। देखो हमारा एक हमेशा से सोच है कि हम भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, भीड़ हमारे पीछे रहे, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। देखो हम हमेशा, देखो मेरे पढ़ाने का तरीका एकदम डिफरेंट है। आज तक आपने जितने टीचर से पढ़ा होगा और मेरे में बहुत अंतर होता है। ये क्वालिटी हम बाहर गए तब सीखें। बाकी टीचर्स पढ़ाते होंगे, देखिए सब पढ़ाते हैं, हम भी लिखा रहे हैं आपको, सब कोई वही करता है, लेकिन हम आपसे बातें करते हैं। देखिए ये चीज़ फॉरेन में अप्लाई होता है, वहाँ लिखाया नहीं जाता है, वहाँ जस्ट आपसे बातें करके आपको बता देगा, प्रिपरेशन आपको करना होता है। क्योंकि हम जिन लोगों से पढ़े हैं वो बाहर के स्कॉलर्स आके हमको पढ़ाते थे। हम जहाँ जिस इंस्टीट्यूट से पढ़े, जहाँ से डिप्लोमा किए, वहाँ पे एक एक क्लास के लिए सरकार 5-5 लाख रुपए खर्च करती थी सिर्फ एक क्लास के लिए। फॉरेन से आएंगे डेलीगेट्स, फॉरेन से वो सारे टीचर्स आते थे, हम लोग को पढ़ा के चले जाएंगे, फ्लाइट से आएंगे पढ़ा के जाएंगे। उनका तरीका सीखा मैंने। अनफॉर्चुनेटली चलो बैड लक रहा कि हम जिस अभी गोल में है अभी तक वहाँ नहीं पहुँच पाए। देखो हर किसी को इतनी आसानी से, अगर इतनी आसानी से सफलता मिल जाए तो आपका स्ट्रगल बताने के लिए रहेगा क्या, और आप उस सफलता को पता है बहुत अच्छा एंजॉय नहीं कर पाएंगे अगर आसानी से मिल गया तो ये चीज़ है। अब हम ये चीज़ सीखें
आप देखे होंगे कभी भी, इससे पहले भी आप जहाँ पढ़े होंगे, सब देखिए मटेरियल क्या, हम अब पटना कलम में कोई बदल देंगे कुछ नहीं, सब चीज़ वही रहता है, वे ऑफ टीचिंग बदल देते हैं, हमारा पढ़ाने का तरीका बदल जाता है। हम आपसे हर पॉइंट पे चर्चा करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमको ये नहीं है कि आप नोट्स याद रखिए, हम चाहते हैं कि जो हम आपको बातें बता रहे हैं वो आपके दिमाग में आए। जब आप लिखने जाएं तो ये तो लिखिए, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा बातें आपके आ गया तो आपका आंसर सबसे डिफरेंट हो जाएगा। हो गया, यही तो सफलता दिलाता है। तो देखो, अपने आप को भीड़ का हिस्सा मत बनाओ, भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाओ, लोग आपके पीछे अपने आप आएंगे। हम आपको बताएं ना कि जब हम पटना यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दे रहे थे, मेरा इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन, उस समय जो वाइस चांसलर थे दिलीप जी, कहीं आपसे मिल चुके हैं, पहला क्वेश्चन, सोचो इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन, हम बोले हाँ सर, 2016 में जो गवर्नर विजिट हुआ था हम ही उनको गाइड कर रहे थे। दूसरा क्वेश्चन, एक्सपर्ट को बोला गया कि आप पूछ लीजिए इससे, हम तो जान रहे हैं इस बच्चे के बारे में। दूसरा क्वेश्चन, एक BHU का एक्सपर्ट, आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ है? मैंने बोला आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी, नई दिल्ली। तब उनका रिप्लाई क्या था कि सर अगर आर्कियोलॉजी नहीं भी जानता होगा तो हमसे ज़्यादा जानता होगा। तीसरे एक्सपर्ट के पास गया तो बोले कि अब हम क्या पूछे इससे, क्योंकि ये आर्कियोलॉजी जितना जानता होगा हम लोग कभी नहीं पढ़ पाए हैं। चौथा एक्सपर्ट, मेरे PhD गाइड, बोले कि हम क्या पूछे, मेरा विद्यार्थी रहा। और पांचवा एक्सपर्ट बोले कि जब कोई कुछ नहीं पूछ रहा है तो हम क्यों पूछें। इंटरव्यू ओवर। और मैक्सिमम 15 में 13 नंबर देके मेरा सिलेक्शन हुआ। आप समझ सकते हैं, देखिए ये पहचान होती है भीड़ से अलग, कि आपको जैसे घुसे ये पहचान दिलाया। क्योंकि अगर उस दिन गवर्नर को हम पटना यूनिवर्सिटी में नहीं वो घुमाते रहते तो फिर हम अपनी पहचान खुद बनाए। इंटरव्यू से पहले चलो हम गवर्नर साहब आए हुए थे, भाई कौन घुमाएगा कौन घुमाएगा, तो भाई गवर्नर को घुमाने के लिए नॉलेज होना चाहिए ना, हमारे पास वो है स्किल। हम बोले हम घुमाएंगे, बोले इससे पहले गवर्नर को, हम बोले कि हाँ घुमाए हुए हैं, रामनाथ कोविंद को तो कितनी बार घुमाए हुए हैं। हमारे जो ये राष्ट्रपति थे, जो बिहार के गवर्नर थे, उनको कितनी बार हम घुमाए थे। उनके यहाँ से जब भी वो आते थे सबसे पहले मुझे खोजते थे उस समय, क्योंकि हम बुद्धा पार्क में नौकरी करते थे, ठीक है। तो हम घुमाए हुए थे। मुख्यमंत्री को कितनी बार घुमाए, क्योंकि CM वहाँ 5 फंक्शन हम कराए थे, तो मुझे ये हेजिटेशन नहीं था कि बहुत बड़ा आदमी है तो उसको घुमाने के पहले हमारा हाथ पैर नहीं कांपने वाला था। तो बोले कि हम करेंगे, भाई हमारे हेड कहें कि कर लोगे, हमने एकदम कर लेंगे, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन उस समय भी हमारे एक टीचर थे जो नेता थे, तो वो कह रहे हैं कि नहीं थोड़ा सा हमको घुमाने देना। घुमाने चले, वो एक ही क्वेश्चन पूछे गवर्नर साहब, ये फंस गए तो बोल रहे तुम ही अपना करो, तुम इस चीज को कर सकते हो। तो ये होती है भीड़ से अलग अपनी पहचान। देखो, हम हमेशा अपना रास्ता खुद बनाते हैं, इसीलिए हम आपको हमेशा बोलें, हमको पहली बार पढ़ाने के लिए वो मिला तो मुझे क्या बोला गया पता है, कि तुमको मेडाइवल पढ़ाना है। सोचो, जो बच्चा शुरू से लेके 12 से 6 के ऊपर कभी पढ़ा ही नहीं और उसे पहली बार पढ़ाने को मिले मेडाइवल हिस्ट्री, उसके ऊपर क्या बीतेगा। हमारा जो ये है टाइम फ्रेम है, वो अर्ली से लेके 1206 तक ही हमको पढ़ना था। जो 10 साल से सिर्फ यही पढ़ रहा हो और उसको मौका मिले कि नहीं आपको मेडाइवल पढ़ाना है तो पढ़ा सकते हैं, हम बोले कि पढ़ा लेंगे। पहले एक बार देखें हमको, जो अभी मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं PK शाही, तो हमको बोले कि कर लोगे, हमने हाँ सर। तो बोले तुम तो एंशिएंट के एक्सपर्ट हो, हम बोले सर हम पढ़ा लेंगे ना, अगर आपको कोई शिकायत मिले तब ना। बोले ठीक है कल से आ जाओ। सोच लो, आज ओके किया गया, कल से मुझे क्लास लेना, मेडाइवल का हम एम नहीं जान रहे हैं। गए जल्दी जल्दी 5 गो किताब खरीदे, ठीक है, हम कहेंगे अब तो कल से पढ़ाना है भाई, सिलेबस लेके आए, प्रिपरेशन के रात में गए पढ़ाने। तो हम सोचे कि जब हम पढ़ा ही रहे हैं तो क्यों नहीं इसको लिख डालें। तो 800 पेज में 2 वॉल्यूम में मेडाइवल हिस्ट्री लिख देगा। सोच लो, मेरी किताब है 2 वॉल्यूम में 800 पेज में, मध्यकालीन भारत 2 भाग में है, 800 पेज की किताब है, दोनों मिला के, एक 350 और एक 467 पेज का किताब है। लिख दिए, पढ़ाए हम, लेकिन 15 दिन के बाद मुझे वहाँ से हटाया गया। क्यों? क्योंकि जब वहाँ बच्चे सिर्फ 4 बच्चे आ रहे थे एन कॉलेज में, हम जब पढ़ाने लगे तो 40 बच्चे आने लगे क्लास में। तो वहाँ के प्रोफेसर्स को लगा कि अगर ये पढ़ाएगा तो हमारा तो इज्जत चला जाएगा, जबकि कोई चार्जेस नहीं लेते थे।
हम छोड़ दिए, हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैंने मेहनत किया मेरा वो आज छपा हुआ है, मेरी किताब है वो। तो ये चीज़ है, देखिए ये सीखने का एक जज्बा होता है। हम हमेशा कहते हैं कि आपको चैलेंजेस एक्सेप्ट करने होंगे अगर आपको सफल होना है तो, नहीं तो फिर घर बैठिए। घर बैठिए, अगर आपको चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं करना है तो घर बैठिए। हाँ, हमारा तो दो ही फॉर्मूला है, भाग लो या भाग लो, या तो पार्टिसिपेट करो या रन अवे, दो ही चीज है। हमारा एक ही है, लेकिन हम हमेशा पार्टिसिपेट में बिलीव करते हैं, रन अवे नहीं। भागेंगे क्यों? आज हमको कोई चीज पढ़ाने को मिले, आज हम यही स्थिति में हैं, जिस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा मैंने, अगर उसको भी कहा जाए कि आपको पढ़ाना है, हमको 2 दिन 3 दिन का समय दीजिए, हम रात रात भर स्टडी करेंगे, हम बेहतर उस सब्जेक्ट के टीचर से बेहतर पढ़ा लेंगे, क्योंकि मुझे पता है पढ़ाना कैसे है। तो देखिए ये चीज़ें आपको डेवलप करनी होगी। अब आप लोग को कोई दिए होमवर्क तो आप लोग अब बहाना, कोई कहेगा कि हम घर चले गए थे, कोई कहा कि आज हम खाए नहीं, कोई कहा कि कल सोए नहीं थे इसलिए हम नहीं किए। तो देखिए ये चीज़ क्या होता है, बहाना है। अगर करना है तो आप करिए कि हाँ करके ले आइए, नहीं तो साफ साफ बोलने का एक कैपेसिटी रखिए कि सर हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं करेंगे। ये नहीं, अब बहाना नहीं। अब किसी को खड़ा करते हैं तो सर मेरा ये पहला क्लास है। अरे भाई, मौर्य काल के बाद में पहले क्लास और दूसरे क्लास से हमको मतलब क्या? अगर कुछ पूछ रहे हैं तो सबसे पहले ये नहीं सुनेगा कि सर पूछ क्या रहे हैं, सर मेरा पहला क्लास है। अरे क्या मतलब है? पहले सुन तो लो, सिर्फ सुन तो लो कि हम अगला पूछना क्या चाह रहा है। तो सर मेरा पहला क्लास है, तो क्या मतलब है उससे? पहले ही हम हथियार डाल दें कि नहीं हमको कुछ नहीं करना है, हथियार डाल दो। ये आप हमेशा याद रखिएगा। देखिए आप अगर जॉब के लिए हैं, जिंदगी में किसी चीज के लिए, अपने लाइफ में भी अगर आप भागते चलेंगे तो सिर्फ भागते रह जाएंगे। अस्थायी तो तभी मिलेगा जब आप कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। क्योंकि हम अपने लाइफ में अगर हम नहीं कोशिश करते तो जो आदमी सालों से बीमार रहा हो और एकाएक पढ़ना शुरू करे और यहाँ तक पहुँच जाए, ये समझ सकते हो? 5 साल कंप्लीट बीमार रहने के बाद भी हम अपने आप को यहाँ तक लेके आए। अब तुम लोग सोचो, हम ग्रेजुएशन कब किए हमको पता नहीं, हमारा पास्ट क्या है हमको कुछ भी पता नहीं है। 2000 से पहले का मेरा पास्ट क्या है, मेरा बचपन कैसा है, वो मुझे पता नहीं। फिर भी हम अपनी इस स्थिति में हम आज यहाँ तक आ गए। जो बच्चा सपना देखना नहीं जानता था, उसकी आंखों में इतने बड़े बड़े सपने आ गए। क्यों आए? क्योंकि उसने कोशिश की। लेकिन आप लोग सब कुछ एकदम, आप एकदम से स्वस्थ हैं, फिर भी आप लोग बीमार अपने आप को घोषित कर रहे हैं। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि आंखों में जब तक सपने नहीं आएंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। हमारी आंखों में सपने आना जरूरी है। हम लोग सपना देखते कहाँ हैं, बस दिन भर कैसे भी अरे पापा भेजे हैं पढ़ने के लिए तो पढ़ लेते हैं। यही होता है ना। मेरा भी मजबूरी में, मैक्सिमम लोग मजबूरी में, और मेरी भी पढ़ाई समझो कि मजबूरी में ही हुई थी। क्योंकि हम जब ग्रेजुएशन कर गए, बीमार तो बहुत थे, 5 साल कंप्लीट बीमार रहे, तो मेरे घर से हुआ कि भाई अब पढ़ाई लिखाई इसका बंद कराया जाए, इसको बिजनेस करा दिया जाए। तो मेरे फादर को एक शौक था कि मेरा बेटा इतना पढ़े कि जो गांव में कोई नहीं पढ़ा हो। तो हमसे बोले ना कि तुम पढ़ो, कह के हम चाहते हैं ना कि मेरा बेटा गांव में सबसे ज़्यादा पढ़े। अब सोचो, एक तो बीमार बच्चा, लेकिन हम बोले कि चलो इनका मन है तो चलते हैं पढ़ने। फिर से हम अपने नहीं आए थे। उस समय तक मेरी आंखों में कोई सपना नहीं था, बस आ गए। एक मेरा भी शौक था कि कभी कॉलेज नहीं किए। बस सोच लो पढ़ाई की शुरुआत और टर्निंग कैसे होता है, बस ये बता के फिर ये करते हैं। हम कॉलेज कभी नहीं देखे थे कि कॉलेज होता कैसा है। कॉलेज आए, एडमिशन पटना यूनिवर्सिटी में कराएं, वहाँ गए तो कॉलेज में भाई पहली बार गए तो भाई अब फिल्मों के कॉलेज और ओरिजिनल कॉलेज में तो बहुत अंतर होता है ना। लेकिन मेरा एक मानना था कि कॉलेज जाना है, घूमना फिरना है, दोस्तों के साथ मस्ती करना है, 2-4 गर्लफ्रेंड बनाना है, यही टारगेट लेके चले थे। टारगेट ये फुलफिल भी कर लिए। लेकिन 6 महीने बाद मैं एक लेक्चर में गया था खुदाबख्श लाइब्रेरी में। एक वहाँ पे लेक्चर सुनने गए, एक बहुत अच्छे वक्ता थे, अभी वो ये पूरे बिहार के उस समय डायरेक्टर हुआ करते थे म्यूजियम्स के।
हम उनको बोलते सुने ना तो हमको बहुत अच्छा लगा और इनका इतना सम्मान हो रहा था वहाँ। हम कहें कि अगर आदमी पढ़ लिख जाए तो सही में ऐसा हो सकता है। तो क्या हुआ कि हम उनकी तरफ आकृष्ट हुए, हम गए उनसे मिलने के लिए। तो होता नहीं है कि किसी को किसी की तलाश और कोई मिल जाए, बस उन्होंने क्या किया, वो मेरे बारे में हर कुछ जानते थे, हर कुछ जानते थे। वो जानते थे कि इस बच्चे को ज़रूरत है। वो क्या किए कि अब मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित किए। ठीक है, अब बोले किताब देते थे कि ये ले जाओ, इसको पढ़ के आना, कल डिस्कस करेंगे। हम धीरे धीरे पढ़ना शुरू किए और वहाँ से वो टर्निंग पॉइंट था कि सारे लोग छूटते गए, सारे लोग छूटते गए, पढ़ना शुरू किए, पढ़ते पढ़ते। जब मेरा दिल्ली में जब एडमिशन हो गया तो एक दिन हम उनसे गए मिलने के लिए, तो हमसे पूछ रहे हैं एक लड़की के बारे में, मेरी एक फ्रेंड थी, कि उसका क्या हाल है। तो हमको बहुत तेज उस समय गुस्सा आया, मतलब सब कुछ तो छोड़वा दिए, अब तो ये सोचे भी नहीं उसके बाद कभी क्योंकि जब से उनसे मिले मेरा कोई किसी से कोई ये नहीं रहा, मेरे लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही उसके बाद। नहीं, मतलब आपको ये बता रहे हैं कि कैसे लाइन चेंज होता है। अब बता दो कि कोई चीज नहीं, बस सिर्फ एम रहा। मेरे फ्रेंड्स बहुत रहे, यहाँ नहीं, आपको मेरे फ्रेंड्स जो लड़कियां हैं जो मेरे साथ पढ़ी हैं, आपको बांग्लादेश में है, श्रीलंका में है, पाकिस्तान में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इन सारे जगह पे हैं जो लोग मेरे साथ स्टडी किए हैं। लेकिन हाँ, एक बहुत अच्छे दोस्त के रूप में, एक बहुत अच्छे दोस्त के रूप में। तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप वे मत बदलिए। बहुत लोग मिलेंगे, आज जिस शहर में जाओगे हर जगह मेरे दोस्त मिल जाएंगे। हम किसी शहर में जाएं, मुझे रुकने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इतने सारे लोग जानने वाले हो गए। बिकॉज ऑफ एक आदमी जिसको देखें इतना सम्मानित होते हुए, वो मेरा टर्निंग पॉइंट था कि नहीं, मुझे सम्मान लेना है। तो देखो, जो एक लगा कि कभी मुझे बिगड़ना था, बस आगे कदम बढ़ाए कि रोका कि नहीं नहीं ये तुम्हारे लिए बना ही नहीं है, उसके बाद मैंने कभी अपने कैरेक्टर से समझौता किया ही नहीं। सोच लो, कभी नहीं किया, आज तक नहीं किया और भविष्य में भी नहीं करूंगा। इसकी गारंटी है, इसकी गारंटी है कि नहीं करूंगा इससे समझौता। क्योंकि देखो, मेरा एक सबसे बड़ा पूंजी है मेरा कैरेक्टर, और इससे हम समझौता कभी नहीं कर सकते। इसकी गारंटी, क्योंकि ये मेरे हाथ में है ना कि मुझे समझौता करना है नहीं करना है, मेरे हाथ में है ना। तो अगर मेरे हाथ में है तो हम क्यों समझौता करेंगे। तो देखो, ये होता है टर्निंग पॉइंट। अगर मुझे आइडियोलॉजी नहीं मिलता तो शायद हो सकता है हम भी भीड़ का हिस्सा वहाँ से पीजी करते हैं, जैसे 80 लोग पीजी हर साल करते हैं, उस 80 लोग में भीड़ में हम भी खो जाते, कोई मुझे नहीं जानता। तो देखिए, ये होता है आपको वे टर्निंग पॉइंट कब बन जाएगा वो कोई नहीं जानता है। हम तो अपने स्टूडेंट्स को भी बोलते हैं, देख बाबू, अगर जो तुम जिसके चक्कर में हो बस मत रहो, सफल हो जाओ, बहुत सारे लोग तुम्हारे चक्कर में हो जाएंगे। बस सिर्फ सफलता ले लो, चक्कर चलाने के लिए तुमको जरूरत नहीं है, लोग तुमको खोज के आएंगे। बस ये चीज हमेशा याद रखो कि बस अपने लिए, ये नहीं कि हम किसी के चक्कर में पड़े। क्यों? अगर आप चक्कर में पड़ रहे हैं तो उससे क्या हुआ, लोग आपके चक्कर में रहे। देखो, जब लोग आपसे जलने लगे, जो लोग आपके पीठ पीछे बुराई करने लगे, तो समझ जाइए आप तरक्की कर रहे हैं, आप उनसे बेहतर हैं, क्योंकि वही जानते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं, इसलिए वो आपकी बुराई कर रहे हैं। सिंपल सी चीज है, हमेशा याद रखिएगा कि आपको सफल होना है तो आप अपने आप को एकदम डिफरेंट कीजिए। आज से अपने आप को रिफॉर्म करना शुरू कीजिए, लोग अपने आप आपके पीछे आएंगे। आप जहां भी चले जाइए आपके पास लोग आएंगे मिलने के लिए, तो क्या दिक्कत है। इसीलिए जो लोग देखते हो, लोग आते हैं गांव से, इतने लोग आते हैं, कितने लोग सफल होकर जाते हैं? रेशियो 2 से 4%, बाकी तो फिर 98 लोग तो वापस जाते हैं। तो वो 98 लोग बाद में कहेंगे अरे बहुत पढ़े। अरे पढ़े कहाँ, तुमको बोरिंग रोड और यहाँ घूमने से फुर्सत मिले तब ना तुम पढ़ोगे। फिर जाके देखो गंगा जी के किनारे NIT घाट से लेके और पटना कॉलेज तक जाकर देख लो कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ बैठ के, पता चल जाएगा क्यों नहीं सफल हो रहे हैं। तो ये चीजें आपको करना होगा। क्या क्या बोल रहा है? देखो, एक हमेशा याद रखो, लाइफ को अगर आपके शौक हैं उसको मत मारिए, लेकिन आप पे वो हावी ना हो जाए, हावी नहीं हो जाए। क्योंकि क्या होता है, जैसे हम लोग का फोन का लत लग जाता है,
जाओ, देखो लाइफ है ना, आप एकदम अब लाइफ आपका नीरस हो जाए वो भी ठीक नहीं है। जो खुद बोल रहा है ना उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। चलिए आज खत्म कर दें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसलिए आपको ये सब चीजें बताते हैं ना कि कुछ तो आप लोग के अंदर ग्रोथ हो जाए। देखिए ये हमेशा याद रखिएगा, आज आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन जब आप अगर सफल हो जाइएगा ना तो आपको ये मेरी बातें बहुत अच्छी लगेगी। कोई तो एक था जो ना चाहते हुए भी हम लोगों को अच्छी बातें बता देता था। मतलब एक नाम याद रहे नहीं उससे नहीं है, हमको एक हमेशा याद रखिएगा कि हम अच्छी बातें आपको बताते रहेंगे, चाहे आपको मन में सुनना हो नहीं सुनना हो, लेकिन हमारा तो काम ही है। नेक्स्ट पॉइंट, बारीकियों का प्रभाव। बारीकियों का प्रभाव। इस शैली के चित्रों में बारीकियों का प्रभाव, बारीकियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें चिड़ियों का चित्रण विशेष है। इसमें चिड़ियों का चित्रण विशेष है। नेक्स्ट पॉइंट, पक्षियों के चित्रण में पक्षियों के चित्रण में बारीकियों का इतना ध्यान रखा गया है कि कलाकार पक्षी विज्ञानी प्रतीत होते हैं। कलाकार पक्षी विज्ञानी प्रतीत होते हैं। हो गया। इसमें देख रहे हैं बारीकी इतनी है और उन सारी बारीकियों का वो लोग ध्यान रख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग। उस समय एनामल पेंट वगैरह नहीं होता था, तो जाहिर सी बात है कि ये लोग नेचुरल कलर ही यूज करेंगे। लिखेगा इसमें पॉइंट, कलाकार स्वयं के बनाए रंगों का प्रयोग किया करते थे। ये दो कॉलम बना लीजिएगा, एक तरफ रंग और एक तरफ स्रोत। ठीक है। लाल, लाल रंग का स्रोत क्या था? क्या क्या चीज का?
लाल मिट्टी, सिंदरा, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? लिखो, लाह या लाख। लाह, लाह समझते हो, जिससे लहठी बनता है। हो सकता है उसका हिंदी लाह होता हो। सफेद, सफेद के लिए पानी, मतलब पानी डाल देगा नहीं। लिखो, विशेष प्रकार की मिट्टी। हाँ, क्या? जला के जला दोगी तो वो उजला रहेगा। हम बता रहे हैं, तो जब उससे पेंट करने जाओगे, चावल को पीसोगी तो उखड़ जाएगा। अरे आटा, आटा वहां चिपकाओगे। लिखो आगे, काला, काला, काली, कालिक, कालिक। ये कालिक क्या होता है? सही में ही सब कालिक तुम लोग को पोतने लायक ही तुम लोग हो। काजल, लिखो काजल। कालिक के जगह पे काजल नहीं बोल सकते हो तुम लोग। कालिक, जैसे लग रहा है कि सबके पोताएगा वो ना। काजल, कौमा लो, लिख के कौमा दे के लिखो, हाथी दांत व जौ को जलाकर। हाथी दांत व जौ को जलाकर। अरे कालिक के जगह पे काजल बोला करो, कालिक पोती जाती है। समझ गया? तुम लोग काहे नहीं समझते हो? अरे देखो, शब्दों का चयन आप लोग अच्छे से कीजिए, और आप हमेशा याद रखिए किसके सामने आप शब्दों का चयन कर रहे हैं। कालिक का, कालिक बोलने का मतलब ही होता है ना कि जिसका मुंह पे पोत दिया जाए वो कालिक हुआ। देखो, एक चीज हमेशा याद रखो, हम आपको बार बार कहते हैं ना कि शब्दों का चयन हम लोग, आप हमारे सामने बहुत सोच समझ के कीजिए। देखो, 5 साल से यूनिवर्सिटी के बच्चों को झेल रहे हैं ना, तो शब्दों का चयन तो मुझे पता चल ही जाता है कि तुम लोग किस हिसाब से करोगे और उसका रिप्लाई क्या करना है। ठीक है? इसीलिए कालिक कहने का मतलब वो निगेटिव सेंस होता है। कभी भी आप देखेंगे, काजल पॉजिटिव सेंस हुआ, कालिक निगेटिव। काजल वो रंग के रूप में काजल को यूज कर सकते हैं, लेकिन कालिक जहां आया ना, वो सीधे एक ही उसका मतलब होता है पोत देना, निगेटिविटी है। हाँ, गलत चीज लिखा हुआ है। देखो, एक हमेशा याद रखो, लिखने से नहीं होता, आप वर्ड का चयन हमेशा याद रखिएगा। हाँ, काजल, देखो, एक पॉजिटिव वर्ड लो, हम आपको बता रहे हैं ना कि वो निगेटिव वर्ड है, आप भूल जाइए, किस किताब में आपने पढ़ा छोड़ दीजिए। देखो, हमेशा निगेटिव वर्ड नहीं लेना है। अगला, नीला, नीला, नील, लिखो नील। हरा, पत्तों से कोस्ट में लिख लेना सेम। हम तो बोल तो रहे हैं कोस्ट में सेम लिख दो। गेरुआ, लिखो विशेष मिट्टी। लाजवर्त, लाजवर्त, लाजवर्त का तो लाजवर्त से ही बनेगा। लैपिस लेजुली लिख लेना, उसका इंग्लिश होता है लैपिस लेजुली। ये कहाँ से पाया जाता है लाजवर्त? अफगानिस्तान। पीला, विशेष प्रकार की मिट्टी। आ? नहीं, देखो, सरसों, बाबू यहाँ रंग पेंट करना है। जैसे आप लोग जो भी बता रहे हैं, चावल आपने बताया व्हाइट के लिए, ठीक है, चावल जैसे अप्लाई करेंगे
उखड़ जाएगा। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, कलाकार रंग भरने के लिए हाँ नेक्स्ट पॉइंट देके लिख लेना, कलाकार रंग भरने के लिए तुलिकाओं तुलिकाओं तुलिका मीन्स क्या होता है? ब्रश। कोष्ठ में लिख लेना ब्रश। का प्रयोग करते थे जो गिलहरी के दुम की बालों तथा भैंस, सूअर, बकरी, आदि के बालों का भी प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, इस कला के चित्र धातु, शीशा, इस कला के चित्र धातु, शीशा, अबरक, चमड़ा, कागज, हाथी दांत आदि पर बनाए जाते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट दीजिएगा, पुरुषों का चित्र शैली। पुरुषों का चित्र शैली, अब ये जान जाइए कि इसको पुरुषों का चित्र शैली क्यों कहते थे? अधिकांश कलाकार पुरुष थे इसलिए। लिखेगा इसमें, इस कला के चित्रकार अधिकांशतः पुरुष ही थे। इस कारण इसे पुरुष शैली के नाम से जाना जाता है। इस कारण इसे पुरुष शैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, परंतु सोना बीबी तथा दक्षो बीबी नामक महिला कलाकार का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट में ये संबंधित कलाकार। संबंधित कलाकार इसमें लिखिएगा, प्रथम प्रमुख कलाकार सेवक राम था।
इसके अलावे हुलासलाल, माधवलाल, जयराम दास, यमुना प्रसाद आदि। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, ईश्वरी प्रसाद वर्मा अंतिम प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। अंतिम प्रमुख कलाकार माने जाते हैं जो पटना से कलकत्ता निर्वासित हो गए। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, राधा मोहन बाबू ने पटना कलम को संरक्षित करने का प्रयास किया। इसके लिए पच्चीस जनवरी 1939, 25 जनवरी 1939 को पटना आर्ट स्कूल की स्थापना की गई। इन्हें पटना कलम का पारखी या आचार्य कहा जाता है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, पतन का कारण। यानी इस पेंटिंग के पतन के भी तो कारण रहे होंगे। तो पहला लिखिएगा, 1861 में लियो प्रेस की स्थापना। दूसरा, कैमरे की खोज। तीसरा, महान चित्रकार राजा रवि वर्मा के चित्रों की उपलब्धता में वृद्धि। चौथा, चित्रों की पुनरावृत्ति अर्थात
तकनीकों के अभाव के कारण, अर्थात तकनीकों के अभाव के कारण इसने अपनी मौलिकता को खो दिया। ये हुआ हमारा पटना कलम कंप्लीट हुआ। नहीं, पटना कलम कब का खत्म हो गया है। पटना कलम का अच्छा कलेक्शन पटना म्यूजियम में पहले था, जो अभी भी है, पटना म्यूजियम में ही रखा हुआ है पटना कलम का कलेक्शन, आप देख सकते हैं जाके। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि अभी बहुत टाइम है। लाह की चूड़ी सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर में भी मिलता है, तो वहीं आपको पता करना होगा लाह वो लोग लाता कहाँ से है। मुझे लग रहा लाह का वो उत्पादन होता है, या तो नहीं, अभी मतलब बिहार में मुजफ्फरपुर में बहुत ज़्यादा बनता है। बिहार में अभी भी मुजफ्फरपुर में अच्छा वो उसका मतलब उद्योग अभी भी स्थापित है। तो कोई क्वेश्चन नहीं आप लोग के पास? हाँ, बोलो ना, पूछ तो। क्या है? बैठ जाओ। मुगल कभी देखो, मुगल पेंटिंग तो तुम पर भिन्न तुमको लग कहां से रहा है, पहले ये बता दो। उसमें है कि जो उस समय शासक थे उनका वो पोर्ट्रेट बनाते थे। वो कलर वो ज़्यादा डीप कलर यूज कर रहे हैं, नेचुरल कलर वो यूज नहीं कर रहे हैं, वो पेन टाइप का कलर यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है आपको बताया ना कि यहाँ पे पाठशाला बना रहा है, मदरसा बना रहा है, बाजार का दृश्य बना रहा है, दैनिक जो लाइफ है वो दिखा रहा है, मछली काटती हुई औरत है जो पानी ले आता हुआ भिजती है, ये सब है, यानी दैनिक लाइफ को ये दिखा रहा है। वहाँ पे दैनिक लाइफ नहीं है, वहाँ राजाओं के बारे में आपको उस पेंटिंग्स में है। बस वही चीज, मतलब राजा पे ही वो केंद्रित है, बाकी कुछ नहीं है उसमें। देखे नहीं हो तो फिर तुमको अंतर दिखा कहां से, पहले ये तो बता दो मुझे। देखो, जब क्वेश्चन पूछने जा रहे हो तो कम से कम उस पेंटिंग को देख के तो आते। और कोई क्वेश्चन? कोई तुम लोग के अंदर कोई क्वेश्चन होता ही नहीं, इतने टॉपिक पढ़ाने के बाद भी कोई क्वेश्चन कभी पूछता ही नहीं आदमी। तो कल टेस्ट है ना आप लोग का? कल आर्ट एंड कल्चर का टेस्ट है। तो ये हमको नहीं पता है, भाई क्वेश्चन जो सेट करेंगे वो ना, हमको तो बस पढ़ाने से मतलब है ना, हम क्यों करेंगे क्वेश्चन से? देखो, क्वेश्चन अगर हम सेट भी करेंगे तो हम बताएंगे नहीं, कुछ नहीं देंगे। देखो, एक हमेशा आपको हम बार बार कहते हैं ना कि एक अच्छा टीचर वही है जो आपकी तारीफ नहीं करे, आपके अंदर सिर्फ कमियां बताते चले। जब अगर तारीफ कर रहा है तो फिर अच्छा टीचर हो कैसे सकता है? आपके अंदर कमी बताएगा तब तो आप उस चीज को दूर करिएगा, अपने आप सफलता मिलेगी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा मधुबनी पेंटिंग। हाँ, क्या क्या जिससे देखो क्या होता है कि कोई भी तुम चित्र बनाओगे ना तो इंस्पिरेशन कहीं से मिलता है ना।
जिससे जो बॉडी लैंग्वेज है या जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना, ये इन लोगों से ले लेता है। जैसे पहाड़ी चित्रकला में देखोगी, ये वाटर कलर का यूज वहाँ पे बहुत अच्छा हुआ है। जब पहाड़ी चित्रकला ले आओगे तो देखो वो प्रभाव इसलिए दिखता है कि इन्होंने ज़्यादा वाटर कलर यूज किया है। यानी एकदम शांत सा आउटलाइन लेके जब भी ये बनाएंगे तो एक तरह से ये पेंसिल स्केच करते हुए तब इसमें रंगों को भर रहे हैं ये, ठीक है। तो वो उससे प्रभावित होता है। किसमें? देखो ब्रिटिश से इसलिए क्योंकि ब्रिटिशर्स बनवा रहे हैं, तो बनवाएंगे तो उनको जो चित्र चाहिए होगा उस हिसाब से बनवाएंगे, तो जो अपना प्रभाव तो देगा ही ना। तो देखो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, यहाँ के जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, गरीबी और ये सब चीज को उनको लेके जाना था। तो वो वैसे ही, अब देखिए महिलाएं कब बाजार में बैठ के कोई चीज बेचेंगी? शौक से तो कोई जाएगा नहीं। शौक से कोई लेडी नहीं जाती है रोड पे जाके बैठ के वहां पे दुकान लगा के बेचेगी, शौक से नहीं जाएगी। हमको तो अभी तक नहीं पता है कि कोई लेडी शौक से जाके बाजार में मछली काट रही हो, नहीं। अगर उसके घर में जेंट्स कमाने वाला है तो कभी नहीं जाएगी। तो वो बेबसी को दिखाना है। तो देखो जब दिखाएगा ना, तो वो अगर अंग्रेज से प्रभावित इसलिए होगा कि जब वो बनवाएगा तो वो अपना उस पर फील जरूर लगाएगा। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम आपको पटना कलम का मतलब 40-50 फोटोग्राफ्स लेके आएँ, हम आपको जल्दी जल्दी वो दिखा देंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये जो प्रभाव है ना वो उसमें ज़्यादा दिखाई देगा। हाँ कहाँ? हाँ एग्जीबिशन देखिए होता इसलिए था, बेचने के लिए अब होता है। जैसे आज भी अगर आप देखिएगा गांधी मैदान में जो मेला लगता है मधुबनी पेंटिंग का, क्या वहां नहीं रहता है एग्जीबिशन? चूंकि बाजार आपको चाहिए ना, आप बना रहे हैं, कितने लोगों को पता है? जब तक कि वो बाजार में नहीं जाए। तो ये चीज है। देखिए जब तक आप पूरा पेंटिंग्स हम लेके आएंगे, आपको दिखा देंगे सारा पेंटिंग्स, जब तक आप देखिएगा नहीं तब तक आपके ये समझ में नहीं आएगा कि नहीं इस पेंटिंग्स में कलर कैसे कैसे बदल रहे हैं, ये आपके समझ में नहीं आएगा। क्या क्या ड्राइंग? जैसे कुछ कुछ हम फोटोग्राफ्स आपको दिखाएंगे या फिर कहिएगा तो हम आप लोगों को शेयर कर देंगे। जो बहुत इजी है वो आप उसको लाइन ड्राइंग से खींच सकते हैं। पशु पक्षी या फिर बहुत अच्छा मतलब एकदम सिंपल सा एक लेडी बनाना बैठ के कुछ काटते हुए, आप लाइन ड्राइंग से उसको खींच सकते हैं। हम कुछ कुछ वैसा इजी पेंटिंग्स हम आपको पटना कलम का ओरिजिनल हम शेयर कर देंगे आपको, कि ताकि वो पेंटिंग के आधार पे आप एक दो भी अगर लाइन ड्राइंग बना दिया आपने, आप मैक्सिमम नंबर ले गए। ये भी आप बना सकते हैं लाइन ड्राइंग के साथ, लेकिन ये सब नहीं बना पाओगे। ये पूरा देखो, ये बनाने में तुमको रिस्क है। तुमको देखो जैसे ये अगर ये तुमको बनाना रहेगा ना सिर्फ इतना, तो तुम ये इसको बना सकते हो। ये इसी में जो एकदम और भी जो एकदम रहेगा, जो बहुत हल्का रहेगा ना, हम आप लोग को एक दो फोटोग्राफ वो शेयर करेंगे कि आप उसका लाइन ड्राइंग खींच सकते हैं। हाँ तो आप एक बिहार का मैप लीजिएगा, कौन कौन सा है, तो पटना में है तो पटना एक दिखा दीजिए, एक आरा, दानापुर तो पटना में ही आ जाएगा, पटना और आरा को दिखा दीजिए, वहाँ पे डिनोट कर दीजिए पटना में कौन कौन सा क्षेत्र है, आरा कहाँ है और दानापुर कहाँ है, वो आप एक डिनोट कर दीजिए। देखिए कॉपी को तो आपको सजाना है। देखिए लिखने के लिए है कि आप नंबर उससे कैसे निकलवा रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती है नंबर उससे ले लेना। तो वो हम बहुत जो आसान पेंटिंग रहेगा एक दो आपसे शेयर इसलिए करेंगे कि अगर आप लोग लाइन ड्राइंग कर सकते हैं आप कर दीजिएगा वहाँ। अगर जो लाइन ड्राइंग कर लिया समझ जाओ अगले से वो 5 नंबर एक्स्ट्रा ले गया, 5 नंबर का अंतर आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जैसे कॉपी अच्छा दिखेगा, नहीं चाहते हुए भी एग्जामिनर अच्छा नंबर देता है, और उसको मन नहीं भी है तो भी अच्छा नंबर दे के आएगा वो। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मधुबनी पेंटिंग शुरू करेंगे। जब आप कह रहे हैं आज नहीं, तो उसमें आप लोग को सबसे पहले 5-6 चीज़ आप लोग देख के आइएगा। एक तो इसका परिचय, पॉइंट नोट कर लीजिए।
इसका कंटेंट्स कैसे करना है अगर मधुबनी पेंटिंग के लिए। तो पहला परिचय, अब कॉपी बंद कर देता है, इतना आप जल्दी, तुम लोग से तो ज़्यादा जल्दी मुझे रहना चाहिए था, तो तुम लोग पहले ही कॉपी भी बंद करके एकदम रिलैक्स। परिचय। दूसरा में रहेगा साक्ष्य या स्रोत। तीसरा में रहेगा वर्तमान में जानकारी, वर्तमान में जानकारी ऑब्लिक विकास क्यों, क्वेश्चन मार्क, मतलब विकास इसका क्यों हुआ। चौथा रहेगा प्रकार। पांचवा रहेगा संबंधित कलाकार और छठा रहेगा समीक्षा। समीक्षा। ये इतने पॉइंट्स में आपको मधुबनी पेंटिंग को डील करना होगा। जब भी अगर आप लिखेंगे भी मधुबनी पेंटिंग तो पहले कंटेंट लिख के इतना पॉइंट लिख दीजिए और आगे जाके इसी पॉइंट सबको एक एक करके डील कर देना होगा। ठीक है, अजय को बुलाते हैं क्लास खत्म करने। हाँ जी, आइए ना, क्लास ओवर कीजिए। ठीक, तो इतना चीज करके हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे करेंगे। 1 या 2 क्लास और चलेगा, आप लोग का आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, इसमें है आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है। आप मुझे बोलने से कोई फायदा नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा, आपको नीचे बोलना होगा। जो टॉपिक, देखो हम कहे ना, हम आपको बार बार एक चीज कहते हैं कि देखो पढ़ाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है और हम मैक्सिमम समय लिए, हमको जबकि बोला गया था जल्दी जल्दी लिखा के खत्म करने के लिए। चूंकि देखिए मुझे खुद सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, अगर हम बहुत जल्दी लिखा देंगे ना तो हमको खुद सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। हमारा मानना है कि देखो जितना तुम लोग के साथ रहेगा ना संवाद, आपके अंदर उतना ग्रोथ होगा। क्योंकि हमारा जो भी संवाद होता है आपके साथ, वो कोई निगेटिव चीज हम लेके आते ही नहीं है। हम कोई निगेटिविटी आज तक आपको बताए हैं नहीं, कभी नहीं। हम हमेशा पॉजिटिव थिंग लेके आते हैं, क्योंकि हमेशा हमारी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। जब पॉजिटिव सोच रहेगी तब तक कुछ अच्छा करेंगे। आप कहिएगा उनसे, ऐसे हो सकता है कि जो बिहार का इतिहास है, जो हिस्ट्री, वो मे भी पढ़ाएं, अभी हमको ये नहीं पता है, वो कहते हैं तो फिर उसके लिए फिर आपसे मुलाकात होगी उसके बाद, और क्या अभी चलेगा। अभी क्योंकि इस बैच के बाद हो सकता है कि यूपीएससी का जो शुरू हो रहा है हिस्ट्री, उसमें हम पढ़ाने जाएंगे। मेरा तो है कि सब सब्जेक्ट पढ़ना है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस बार मेरा भी मन है कि एक बार हम भी बीपीएससी भरें। 70वीं हमको देना है, एक बार कम से कम दे के हम भी तो देखें कि कैसा एग्जाम होता। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, जैसे नेट का हम पढ़ाते हैं, तो हम नेट का फॉर्म भर के देखेंगे कि क्या क्या पैटर्न अभी चल रहा है। उससे क्या होता है ना कि पढ़ाने में ज़्यादा सहूलियत हो जाती है। नेट हम क्वालिफाइड हैं, पीएचडी कर चुके हैं, फिर भी नेट में जाकर बैठते हैं। हम अपने 2 बार बैठे, दोस्तों के लिए बैठे, और जिस बार दोस्तों के लिए बैठे सबका निकल गया। क्योंकि उस समय क्या होता था ना, अब ना ऑनलाइन हो गया, पहले लाइन से बैठते थे इधर से ऐसे, तो फॉर्म भरते थे, अपना भर लिए, अपने पहले 2 दोस्त का भरेंगे, उसके बाद 2 दोस्त का भरेंगे, बीच में मेरा सीट पड़ेगा। कुछ नहीं होगा, हम जानने के निकालियो देगा, हमारा तो क्या करेगा, हम तो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं। एक्सचेंज, पेपर टिक करो, एक्सचेंज कर लो, हो गया। सारे लोग क्वालिफाई, ये भी गारंटी है कि सारे लोग क्वालिफाई। हम कभी भी फर्स्ट पेपर नहीं पढ़े, आज तक कभी फर्स्ट पेपर की तैयारी नहीं किए, लेकिन कभी भी उसमें 35 से कम नंबर नहीं आया 50 में, कभी भी। जबकि हम कभी नहीं पढ़े फर्स्ट पेपर के लिए, कभी तैयारी नहीं की है आज तक, लेकिन कभी भी 35 से कम नंबर नहीं आया है। तो इसीलिए आप लोग बस देखिए, जब खाली समय मिले तो कुछ पढ़ते रहिए। आप लोग में कमी, नॉलेज की कमी कभी नहीं होगी।
बस ये नहीं कि अब खाली समय मिला तो हम लोग मोबाइल में लग जाते हैं, बस